IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। नमस्कार, IBN 7 की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। आज हम एक खास इंटरव्यू लेके आए हैं। जी हाँ, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी मेरे साथ हैं। सर, स्वागत है IBN 7 में आपका। धन्यवाद बात करने के लिए। अमित जी, सीधा सा सवाल है मेरा। आप लोगों ने पिछले 8 महीनों में 4 विधानसभाएं जीती लोकसभा के बाद। दिल्ली में आपने स्ट्रैटेजी बदली, आपने CM का कैंडिडेट अनाउंस किया, अभी तक आप नहीं करते थे। क्यों ये स्ट्रैटेजी बदली? इसके पीछे की वजह क्या थी? देखिए, ये कोई प्रस्तावित प्रणाली का नहीं है कि मुख्यमंत्री न घोषित किए हुए राज्यों के चुनाव लड़े जाए। भारतीय जनता पार्टी ने कई बार मुख्यमंत्री घोषित कर चुनाव लड़ा है। गुजरात हो, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, कई जगह पे घोषित कर लड़े, जीते भी हैं। कर्नाटका में भी हम घोषित कर लड़े थे। तो ये कोई नई बात नहीं है। नहीं, ये आपके विरोधी आरोप लगा रहे हैं, खासकर आम आदमी पार्टी के लोग, कि नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए किरण बेदी का चेहरा दिया गया। आम आदमी के आरोप के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। उनका काम ही है आरोप लगाना, और मैं मानता हूं कि एक नए प्रकार की राजनीति की वो शुरुआत करने का प्रयास कर रहे हैं, और मैं कम से कम इस पर टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। पर ये बात सही है क्या कि किरण बेदी को एक शील्ड की तरह इस्तेमाल किया गया है? करप्शन और क्राइम के खिलाफ लड़ने का उनका रिकॉर्ड है, एक साफ सुथरा सार्वजनिक जीवन का रिकॉर्ड है, एक प्रशासनिक अधिकारी के नाते ऑनेस्ट अधिकारी की उनकी जो छाप है, उसका भारतीय जनता पार्टी को निश्चित चुनाव में फायदा है। पर आपके विरोधी उल्टा कह रहे हैं कि पार्टी का जो विरोधाभास था वो दिखने लगा है, काडर काम नहीं कर रहा है, नेता नाराज है किरण बेदी के आने से। देखिए, विरोधी कुछ भी कहे, मीडिया कुछ भी कहे, कैडर से मेरा लाइव संपर्क होता है। मैं पार्टी के कैडर से के साथ संपर्क में हूँ। टॉप टू बॉटम सभी लोग चुनाव के मैदान में हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं। आपके हिसाब से किरण बेदी के आने से बीजेपी को कितनी सीटों का फायदा हुआ? ऐसे किसी व्यक्ति के आधार पर सीटों का फायदा नुकसान नहीं होता। एक माहौल जो बनता है, वो माहौल में निश्चित रूप से बढ़ोतरी हुई। ये मैं इसलिए पूछ रहा था कि क्या अगर किरण बेदी का नाम पहले अनाउंस करते तो और ज्यादा फायदा हो सकता था? आज नेक टू नेक की स्थिति तमाम ओपिनियन पोल में नहीं दिखाई देती। ओपिनियन पोल का अपना एक तरीका होता है। इतनी बड़ी दिल्ली में 3-4 हजार लोगों को पूछकर ओपिनियन पोल करना, मुझे लगता है, आप राह देखिए 10 तक, हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीतने जा रहे हैं चुनाव को। तो किरण बेदी को लेकर आपको मैं फिर से उसी सवाल पे इसलिए लौट रहा हूं कि उनको पैराट्रूपर बोला गया, ऊपर से थोपा हुआ लीडर बोला गया, बीजेपी के सोच की नहीं है। उनके पुराने ट्वीट्स की बात की जाती है कि उन्होंने आप लोगों के खिलाफ ट्वीट भी किए थे जब वो अन्ना के आंदोलन से जुड़ी थी। आपको लगता है ये सब चीजें कहीं हार्म तो नहीं करेंगी? क्या ट्वीट किया था हमारे को? गुजरात दंगों को लेकर उन्होंने लिखा था। देखिए, किरण जी का एक ही ट्वीट भारतीय जनता पार्टी के लिए था कि RTI को किरण जी ने मान्यता देनी चाहिए। अब किसी व्यक्ति की 100 चीजें हैं, उसमें से एक चीज डिफर होती थी, डजंट मीन कि विरोधाभास है। मैं ऐसा नहीं मानता। भारतीय जनता पार्टी शुद्ध राजनीति में मानती है, वो भी मानती है। भारतीय जनता पार्टी पारदर्शिता में मानती है, वो भी मानती है। भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट की राजनीति में मानती है, वो भी मानती है। हम करप्शन और क्राइम दोनों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है हमारी, उनकी भी है। काफी साम्यता है भैया। एक ट्वीट को लेकर इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहिए। अब आगे बढ़ता हूं। अमित जी, आपको रणनीति का शहंशाह कहा गया। आपको दिल्ली की राजनीति में आपकी और नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी को कहा गया जय और वीरू की जोड़ी है, शोले वाली जोड़ी है। ऐसे बड़े जोड़े ठीक नहीं है। मोदी जी देश के बहुत बड़े नेता है, और मैं मानता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में देश का सम्मान बढ़ा है। मोदी जी के साथ इस तरह से जोड़ना ठीक नहीं है। मगर भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, निश्चित रूप से जो टीम रणनीति बनाती है उसका हिस्सा मैं भी हूं। ये आप ही की रणनीति थी कि सभी MPs को पिछले सेशन में कहा जाए कि कैंपेनिंग शुरू कर दो। आप ही की रणनीति थी कि 70 कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए 70 MPs को जिम्मेदारी दी गई। 70 MP को नहीं दी है, 70 कार्यकर्ताओं को दी है, और हर बार करती है भारतीय जनता पार्टी। हम कैडर के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। संगठनात्मक रूप से हम चुस्त दुरुस्त हैं। सबसे अच्छा संगठन देश में भारतीय जनता पार्टी का है, तो हम हमारे पक्ष में संगठन का उपयोग करें, इसमें मुझे कोई अनुचित नहीं लगता। आपके विरोधी कहते हैं कि आप डिफेंसिव पे हैं, तभी आप लोगों ने पूरी सरकार को लगा दिया। आप कह रहे हैं, मेरे हिसाब से
क्या ये एग्रेसिव अप्रोच है कि हमको सबको लगाना चाहिए? इससे 3 मंत्री ज्यादा महाराष्ट्र में लगे थे, मगर क्योंकि ये दिल्ली में चुनाव है, मीडिया का सेंटर है दिल्ली, देश की कैपिटल है, आप लोगों का ध्यान ज्यादा है, मगर इससे 3 मंत्री ज्यादा महाराष्ट्र के चुनाव में लगे। अमित जी, 3 दिनों में एक नया खुलासा हुआ। आवाम नाम की संस्था सामने आई और उसने आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। वो आरोप जिसके बिना पर आम आदमी पार्टी बनी थी, ईमानदारी, सच्चाई, पारदर्शिता। आपको लगता है कि इस खुलासे के बाद बीजेपी को फायदा पहुंचेगा, आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचेगा? फायदा नुकसान का इसमें सवाल नहीं है। कथनी और करनी के बीच में अंतर नहीं होना चाहिए, ये राजनीति के मूल सिद्धांत का सवाल है। इन्होंने कहा था कि हम किसी से कैश से डोनेशन नहीं लेंगे। अब कैश में उनको पैसे मिलने लगे, वो पैसों का करे क्या, इसलिए उन्होंने रूट घुमाकर अपने खाते में चेक बनाकर पैसा जमा किया। ये साफ शट एंड ओपन एंड शट केस है और इसका जवाब आप पार्टी ने देना चाहिए। एक रात में ही 2 करोड़ जैसी बड़ी अमाउंट आप पार्टी के अकाउंट में जमा हो जाती है और वो कहते हैं कि हमें कहां से आया मालूम नहीं है। भाई, आपके योगेंद्र यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने खुद देखा है, जिसमें योगेंद्र जी ने कहा था कि 10 लाख के ऊपर के हरेक चंदे को हमारी पब्लिक अफेयर्स कमेटी जांच करेगी और वो पब्लिक अफेयर्स कमेटी के अध्यक्ष है श्रीमान केजरीवाल। तो ये 50-50 लाख के 4 चेक की जांच भी उन्होंने करी होगी और अगर जांच करी है तो चुप्पी से ये काला धन उन्होंने चुनाव के काम में लिया है। वो एक्सपोज हो चुके हैं और जो बातें कहते थे वो अब कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए इधर उधर जांच करो, ये करो। जांच का सवाल क्या है भाई, जांच होगी जब होनी है। दिल्ली की जनता ने 7 तारीख के पहले निर्णय देना है, आप 7 तारीख के पहले जवाब दीजिए कि आपके पास ये जो 2 करोड़ रुपया आया ये आपके संज्ञान में था या नहीं था। सवाल ही नहीं है संज्ञान में न होने का, क्योंकि आप पार्टी का सबसे बड़ा अगर डोनेशन रिसीव्ड हुआ है तो उस दिन हुआ है और वो कहते हैं कि हमें मालूम नहीं कौन देकर गया। पर अमित जी, कल तो आपको ऐसे दाऊद देकर जाएगा तो क्या ले लोगे? अमित जी, अरविंद केजरीवाल कहते हैं अगर मैंने गलती की तो मुझे अरेस्ट कर लीजिए, आप, आपकी सरकार है, आपकी एजेंसीज हैं, आप क्यों नहीं अरेस्ट करते? देखिए, बातों को अलग दिशा में ले जाने का प्रयास करें। उनको मालूम है कि 7 तारीख तक जांच समाप्त नहीं हो सकती, उनको मालूम। अरेस्ट तो बाद में करेंगे, पहला गलती है या नहीं वो तो बताओ भाई। वो तो नहीं मान रहे, वो तो कह रहे हैं पैसा लिया हमने, उनकी जांच करो जाके। तो वो ज्यादा बुरी चीज है, क्योंकि 2 करोड़ रुपया आपके अकाउंट में जमा हुआ है। आपने कहा है कि 10 लाख के ऊपर का हर एक ट्रांजेक्शन की मेरी उनकी पब्लिक और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी जांच करेगी और उसके बाद में स्वीकारा जाएगा। अब आप कह रहे हो हमें मालूम नहीं, उसकी जांच करो। तो इसका मतलब उन्होंने जो ईमानदारी का, शुचिता का जो पाठ पढ़ाया वो एक्सपोज हो गया है। मैं तो निश्चित रूप से मानता हूं पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं और दिल्ली की जनता उनको जान चुकी है। लेकिन हमें सिर्फ इस बारे में नहीं, काफी चीजें ऐसी। उन्होंने कहा था हम कांग्रेस का समर्थन नहीं लेंगे, समर्थन लेके सत्ता में बैठ गए। उन्होंने कहा था हम शीला दीक्षित पे FIR बनाएंगे, नहीं बनाई क्योंकि समर्थन ले लिया था। उन्होंने कहा था हम लोक दरबार करेंगे, नहीं किया। उन्होंने कहा था हम सरकारी गाड़ी और सरकारी मकान नहीं लेंगे, ले लिया। उन्होंने कहा था मेट्रो में ट्रैवल करेंगे, एग्जीक्यूटिव क्लास में ट्रैवल करने लगे। सारी चीजों में कथनी और करनी में अंतर है। जब तक नहीं था तब कुछ और स्टैंड था, जब अधिकार दिया जनता ने तो अलग स्टैंड पर वो पाए गए। लेकिन अमित जी, इस बात का जवाब दीजिए कि आम आदमी पार्टी चाहे जैसी भी है, चाहे उसने गलत पैसा लिया, वो कम से कम अपने डोनर्स की लिस्ट तो पब्लिक करती है। बीजेपी क्यों नहीं करती है कि आपके डोनेशन कहां से अभी आप मुझे बताइए, देश किसी कानून के आधार पर चलना चाहिए या विम्स के आधार पर चलना चाहिए? अगर कानून के आधार पर चलना चाहिए तो मेरी पार्टी कानून के आधार पर ठीक तरह से चल रही है। हमारा हिसाब हम देश के चुनाव आयोग को बरोबर सबमिट करते हैं और चुनाव आयोग की आज तक कोई टिप्पणी नहीं है। अरविंद केजरीवाल को लेकर क्या बीजेपी को इसलिए स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ी कि यहां पर एक ऐसी पार्टी थी जो दिल्ली में कॉन्सेंट्रेटेड थी और दिल्ली में पिछले 8 महीने से काम कर रही है, बनारस के बाद वो दिल्ली में आके काम करना शुरू कर दिया? आप मुझे एक बताइए, बार बार आप कहते हैं कि स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ी, स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ी। आप ऐसा मानते हैं कि हर चुनाव एक ही रणनीति से लड़ा जा सकता है? नहीं, नहीं, बिल्कुल कभी नहीं हो सकता। हर हालात में नहीं होते, हर हालात में नहीं हो सकता।
भारतीय जनता पार्टी यहाँ की स्थिति को देखकर अच्छे से अच्छा करने के लिए अगर किसी को इंक्लूड करती है तो इसमें क्या तकलीफ हो सकती है? अमित जी, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस, क्योंकि दिल्ली में जो 15 साल तक शासन किया, वो कांग्रेस आज तीसरे नंबर पे, नेपथ्य पे चली गई है। कुछ सर्वे में तो उसको 0 से 2-3 सीटें दिखा रहे हैं। अगर कांग्रेस ठीक से लड़ती तो आपकी स्थिति ज्यादा बेहतर मैं होती? ऐसा नहीं मानता कि कांग्रेस को 0 से 2-3 सीट आएगी। कांग्रेस पार्टी का भी दिल्ली में एक प्रकार का वोट बैंक है, एक संगठन है, इतनी नीचे कांग्रेस पार्टी नहीं जाएगी। मगर ये बात सही है कि विगत चारों चुनाव में कांग्रेस तीसरे चौथे नंबर पर चली गई। अगर कांग्रेस ठीक से लड़ती तो बीजेपी को फायदा होता? देखिए, हम हमारी ताकत के आधार पर लड़ रहे हैं, और जब कांग्रेस अगर नहीं लड़ती है तो उसकी वोट बैंक का भी वो प्रोरेटा में ही डिवीजन होगा, निश्चित रूप से। तो उसका वोट बैंक कहाँ जाएगा? कहीं भी जा सकता है, वो वोट बैंक को तय करना है, मगर प्रोरेटा बाय एंड लार्ज वही रहता है। ये इल्जाम लगता है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाई थी अरविंद केजरीवाल के साथ, तो वो साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या आपको लगता है इससे? क्योंकि कुछ थर्ड फ्रंट की जो पार्टियां हैं उन्होंने इनडायरेक्टली समर्थन भी घोषित कर दिया है। अब ऐसा है कि ऐसी बातें हर रोज अलग अलग प्रकार से आती है, मैं उसमें ज्यादा उतरना नहीं चाहता। मैं मेरी पार्टी को संगठित कर कर चुनाव जीतने में लगा हूं, और यही मेरा काम। तो आपकी पार्टी का विरोधी नंबर 1 कौन है? केजरीवाल साहब है या अजय माकन जी? स्पर्धा तो साफ रूप से आप पार्टी से है। आप कांग्रेस को तीसरे नंबर पर रखते हैं? आप भी? मुझे लगता है तीसरे नंबर पर आएगी। और बीजेपी को कितनी सीटें आएंगी आपके हिसाब से? अभी हम कंफर्टेबल मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं। हमारा प्रयास है 2 दिन के अंदर हम 2/3 के नजदीक पहुंचे। अमित जी, क्योंकि आप 2/3 की बात कर रहे हैं और जो तमाम सर्वे दिखाते हैं वो आपको 35 से 40 के आसपास। देखिए भैया, मैं आपको बताता हूँ, कोई भी सर्वे दिखाता था कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलेगा, स्पष्ट बहुमत मिलेगा, कोई नहीं। एक आदमी मिला या नहीं मिला? दिल्ली के चुनाव में यही एक, अभी जो न्यूज एजेंसी ने सर्वे प्रसारित किया है, वो 6 सीट आम आदमी पार्टी को दे रहे थे, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को दे रहे थे, 7 की 7 सीट भारतीय जनता पार्टी को। अब देखिए, सर्वे इतने बड़े दिल्ली के शहर में 4000 लोगों को पूछकर कोई चीज तय करना, मैं लगता हूं नहीं हो पाती, क्योंकि दिल्ली में गांव भी है, दिल्ली में कस्बे भी है, दिल्ली में झुग्गियां भी है, दिल्ली में पॉश कॉलोनियां भी है। हर तरह का मतदाता देश का दिल्ली में है। 3-4 हजार के सैंपल से वो मतदाता का मिजाज नापा नहीं जा सकता। अमित जी, दिल्ली के वोटर मोस्टली अर्बन है, पढ़े लिखा वोटर माना जाता है। आपको लगता है कि जो इस तरह की कंट्रोवर्सीज हुई, जहां पे आपके परिवार के लोगों ने, जब मैं परिवार कहता हूं तो संघ परिवार के लोगों ने कुछ टिप्पणियां की लव जिहाद के मामले पर, कन्वर्जन्स के मामले पर, बच्चे पैदा करो को लेकर कंट्रोवर्सी हुई, इससे कहीं छवि पे फर्क पड़ा है? देखिए, लव जिहाद मीडिया का क्रिएटेड वर्ड है, हमने कभी इसका उपयोग नहीं किया। एक बात, जहां तक कन्वर्जन का सवाल है, हमने बड़ा साफ कर दिया है, हम किसी भी प्रकार के फोर्सफुल कन्वर्जन के खिलाफ है। बाकी पार्टियां हमारा समर्थन करें, हम देश की संसद में कानून लाने के लिए तैयार। कोई भी पार्टी साथ में नहीं आती। अब ज्ञान तो उनके पाले में है जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं। ये सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां, एक भी पार्टी कन्वर्जन के मुद्दे पर, फोर्सफुल कन्वर्जन को रोकने के लिए, कानून बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने के लिए नहीं आती। और जहां तक इस प्रकार के स्टेटमेंट का सवाल है, मैं मानता हूं नहीं करने चाहिए। मैंने चेतावनी भी दी है, 2-3 लोगों को तलब भी किया है, और अब काफी असर भी पड़ा है। साक्षी महाराज, साध्वी प्राची, निरंजन ज्योति, हमारे भारतीय जनता पार्टी में जो लोग हैं उनको मैंने चेतावनी भी दी है, तलब भी किया है, नोटिस भी जारी किया है। कार्रवाई करेंगे? नोटिस ही कार्रवाई ही होती है। तो उनका जवाब आया? उन्होंने गलती जवाब आ मानी? गया, उसको डिसिप्लिन कमेटी के सामने रखा। कुछ आरोप गंभीर लगाए हैं अरविंद केजरीवाल ने, मैं चाहूंगा कि आप जी जरूर सफाई दे दें। जी निश्चित। वो ये कहते हैं कि आप X जगह पर बटन दबाओ, वोट पड़ेगा कमल पर। चुनाव आयोग ने मशीनों को मैनेज कर लिया है। चुनाव आयोग ने स्पष्टता कर दी है, ये इनका सिंपैथी गेन करने की स्टाइल का एक और एग्जांपल है। क्या ये चुनाव हारने की घबराहट है कि वोट कहीं पड़ेगा, पहले से बोलना शुरू कर? मैं ऐसा कहना नहीं चाहता, मगर उनका एक सिस्टम है, भोला सा चेहरा
रखकर सिंपैथी गेन करना इसी का एक हिस्सा है। चुनाव आयोग ने कल ही स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी कोई ईवीएम मशीन में, ऐसा कोई ईवीएम मशीन नहीं है जिसमें कोई भी बटन दबाओ तो भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगी। ये हास्यास्पद बात है। गोत्र को लेकर एक विवाद शुरू हुआ, आपने उनको उपद्रवी कह दिया, उन्होंने उसको अग्रवाल समाज से जोड़ दिया और कंट्रोवर्सी देखिए ये भी बहुत, मैं मानता हूं कि बहुत राजनीति का स्तर नीचा ले गए अरविंद जी। हमारी एडवर्टाइज बहुत स्पष्ट है कि आप पार्टी का उपद्रवी गोत्र। अब अरविंद केजरीवाल जी अपने आप को ही आप पार्टी मानते हैं क्या? हमने आप पार्टी के वैचारिक गोत्र की बात की है, किसी जाति विशेष के गोत्र की बात नहीं की। और अरविंद केजरीवाल जी ऐसा कर कर जातिवाद फैलाना चाहते हैं। मेरा तो उनसे कम से कम रिक्वेस्ट है कि ऐसा न करें। अग्रवाल समाज बहुत पढ़ा लिखा और समाज में कंट्रीब्यूट करने वाला समाज है। वो ठीक से चीजों को समझता है और वो खुद कहते हैं कि मैं एनार्किस्ट हूं, हमारी पार्टी एनार्किस्टों की पार्टी है। तो हमने वही चीज को दोहरा है कि आप पार्टी का उपद्रवी गोत्र। एनार्किस्ट का हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा? उपद्रवी तो होता है। तो वो जो कहते हैं आई एम एनार्किस्ट, इसका हमने हिंदी अनुवाद किया है। इसमें जाति के साथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं। आपको नहीं लगता कि आप जितना हमला करते हैं अरविंद केजरीवाल पर या आम आदमी पार्टी पर, उतना उसका फायदा कर देते हैं इनडायरेक्टली? देखिए हमने कोई हमला नहीं किया, हमने उन्होंने जो कहा है और हकीकत है, दोनों चीजों को लोगों के सामने रखा है। हम लोगों को तय करना है। वो ये भी कहते हैं दो चीजें कि किरण बेदी पर आप लोगों ने गैग ऑर्डर लगा दिया है। वो ये भी कहते हैं कि अमित शाह दिन में कई बार झूठ भी बोलते हैं। चलिए वो अब उनका गैग ऑर्डर लगा है, जनता का फैसला करने। किरण जी को किसी ने रोका नहीं है। वो हर रोज रैलियां करे, वो हर रोज रोड शो करे, वो हर रोज बोल रही है। केजरीवाल जी को हर रोज एक झूठ बोलने की आदत है, ये इसी का एक हिस्सा है। डिबेट में आने से जो उन्होंने चुनौती दी थी कि पब्लिक डिबेट करते हैं, वो क्यों नहीं हो पाया? देखिए पब्लिक डिबेट तू मैं नहीं होती। उन्होंने जैसे ही पब्लिक डिबेट का कहा, हमने हर रोज 5 सवाल पूछना चालू किया है। अब तक 30 सवाल पूछ चुके हैं, एक का भी जवाब नहीं दिया। दे भाई जवाब। आवाम को लेकर कहा गया कि बीजेपी उसको फंड कर रही है, बीजेपी मदद कर रही है, बीजेपी की इशारे पर आवाम के लोग काम कर रहे थे। देखिए उन्हीं का आरोप है। हमारा उनसे कोई लेन देन नहीं है। इशारा किसका भी हो, आवाम कौन है वो चीज छोड़ दीजिए। हकीकत क्या है? ये चेक आपके अकाउंट में जमा हुआ है या नहीं हुआ है? ये चेक, पैसा तो लिया है, मानते हैं इस बात को, ठीक है। ये गलत कंपनी है या नहीं है? आपने कहा था कि मेरी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी 10 लाख से ऊपर के हर एक चंदे को जांच कर लेगी। ये 10 लाख से ऊपर का चंदा है या नहीं है? इसका मतलब है कि आपने जांच कर लिया है। तो आपने जांच कर काले धन को स्वीकार किया है। तो अब आपकी क्योंकि सरकार है तो आप कार्रवाई करेंगे? अगर दिल्ली में सरकार बनती है तो जांच की जाएगी इनके चंदों की जो जांच हो रही? देखिए चंदों की जांच का जहां तक सवाल है, उसका निर्णय सरकार करेगी। आवाम वालों ने शायद भारत सरकार को पत्र भी लिखा है, उचित समय पर उसको उस पर निश्चित कार्यवाही की। मगर उसको चुनावी मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। चुनावी मुद्दा इतना है कि आपने 2 करोड़ का काला धन वाइट कर कर चुनाव के उपयोग में लाया। एसआईटी बनाने की मांग कर रहे हैं इसी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के लोगों का। आप लोगों को चिट्ठी भी लिखी है, वो आपको शायद मिली भी हो। लोगों का ध्यान भटकाने का उनका काम है। अब जब फंसे हैं तब एसआईटी की बात करें। क्यों 5 दिन पहले एसआईटी की बात नहीं करते थे भाई? जब आप अकेले फंस गए तब सबकी जांच की बात कर रहे हो। चलिए अमित जी, मैं आपको शुक्रिया अदा करूंगा और बधाई भी दूंगा बेबाकी से बात करने के लिए। और हमारी आपके साथ शुभेच्छाएं हैं कि आप जो करें अच्छा करें, बेहतर करें और देश के लिए निश्चित अच्छा करें। अच्छा करें। धन्यवाद। थैंक यू अमित जी, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा आपसे बात करके।